गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। अरे भैया कमेंट दिखाइए, हमें कैसे पता लगेगा हमारी क्लास स्टार्ट हुई नहीं हुई? विदाउट कमेंट सेक्शन हमें कैसे पता लगेगा? जब तक हमारे बच्चे नहीं आएंगे तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी क्लास स्टार्ट हुई भी है कि नहीं हुई है? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर दो। जैसे ही कमेंट सेक्शन ऑन होगा मुझे आपका कमेंट मिल जाएगा। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? और क्या बोल रही हूं मैं? जल्दी दिखाओ। ओके चलो, मेरी आवाज आप तक आ रही है। चलो, इसका मतलब मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग कमेंट कर मैम टाइम से आ गए, मैं हमेशा टाइम से आती हूँ, ऐसा नहीं बोलो तुम। मैंने आपको बता दिया कि जिस दिन टाइम से नहीं आती हूँ उस दिन मेरी गलती नहीं होती है, उस दिन तुषार और रोहन की गलती होती है। चलो बताओ, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? खुश हो? सब सही चल रहा है? चलो, रवीश कुमार, जूली, नीशू, रवीश, विशाल, डॉन। अरे डॉन यार, विशाल तुम डॉन हो क्या? डॉन तो दाऊद की आजकल न्यूज़ में बहुत चल रहा है। दाऊद आपने देखा? पाकिस्तान में दाऊद है। वेद प्रकाश, तुम डॉन वोन नाम हटाओ यार आगे से। तुम्हारा सरनेम तो नहीं है डॉन कहीं? चलो तो फिर अब क्लास स्टार्ट करें। पुनीत, ओके पुनीत तुम बहुत अच्छे हो। चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा बच्चों किसके बारे में, क्या चल रहा था? आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बस जल्दी से खत्म करो इसको। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? श्वसन तंत्र। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेट करवाता है, हमारी सेल्स के पास ऊर्जा का निर्माण करवाता है। भाई रेस्पिरेशन का मीनिंग ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो क्या जनरेट होती है? एटीपी। तो वो सिस्टम मैम, वो तंत्र जो हमारे बॉडी में क्या बनाता है? क्या बनाता है बच्चों? क्या बनाता है? एनर्जी, ऊर्जा बनाता है। तो ऊर्जा जनरेट करने वाला सिस्टम कौन सा हो गया? रेस्पिरेटरी सिस्टम। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, यू नेवर नो। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा सिस्टम है जिससे हमारे बॉडी में जो हमारी सेल्स हैं उनके पास एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है। तो ऊर्जा वाला सिस्टम कौन सा हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। चलो अब देखते हैं बच्चा, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा, फिर हम तुरंत आज की क्लास का स्टार्ट कर देंगे और आज इस चैप्टर को 1-1.25 घंटे में आपका फिनिश हो जाएगा। चलो सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं कि रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे स्टार्ट होता है, एयर कहां से लेते हैं। तो सबसे पहले एयर कहां से लेते हैं हम? नोज से। नोज के बाद हमारी नेजल कैविटी में जाती है, फिर फेरिंग्स वाले पार्ट में, फिर लैरिंक्स से होती हुई ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया क्या होता है बच्चा? ट्रैकिया आपका डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स होता है और ब्रोंक्यूल से एयर आपकी अल्टीमेटली कहां पहुंचती है? एल्वेलाई में पहुंचती है, कुपिकाओं में पहुंचती है। अब एल्वेलाई में कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? फेफड़ों की सेल्स में होता है। चलो एक बार बात करें जल्दी से प्रीवियस क्लास के बारे में। तो अगर आपसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएगा तो आप कैसे बनाओगे? इसको थोड़ा सा इधर करो, ये बोर्ड छोटा पड़ता है मुझे। हाँ, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो। और अगर आपसे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाए तो आप कैसे बनाओगे कि भाई ये देखो, ये उसकी नोज है, नोज से एयर इन होती है। तो यहां से सबसे पहले आपने एयर ली। एयर कहां से एंटर करी? नोज। नोज के अंदर 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नासा द्वार या नासा छिद्र। वहां से आपकी एयर होती हुई ये पार्ट कौन सा होता है? इसको हम फेरिंग्स नाम देते हैं। एंड फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स वो भाग है जहां पर श्वसन तंत्र और आपका पाचन तंत्र दोनों एक साथ चलते हैं। ओके चलो, उसके बाद यहां से होती हुई, फेरिंग से होती हुई एयर कहां जाती है? ये आपका वॉइस बॉक्स, मान लो ये वॉइस बॉक्स बना दिया हमने। वॉइस बॉक्स का नाम क्या होता है? लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स किस पाइप पर लगा हुआ होता है?
विंड पाइप पे। और विंड पाइप का नाम क्या बताया मैम ने? ट्रैकिया। विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे चलकर डिवाइड हो जाती है बच्चों कौन कौन से फेफड़े में? एक साइड हमारा लेफ्ट और एक साइड हमारा राइट वाला फेफड़ा। लेफ्ट वाला जो होता है, एक्चुअली मैम लेफ्ट वाला कैसे होता है, तो वो उसको आप थोड़ा सा ऐसे बनाएं, क्योंकि यहां पर क्या होता है बच्चों, लेफ्ट लंग के नीचे यहां पर हमारा हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट यहां पाया जाता है। अब बच्चों आपके फेफड़े के ऊपर, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां पर ये जो होता है इस पार्ट को बोलते हैं हम ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी आगे चलकर डिवाइड होता है ऐसे पतले पतले पाइप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। ये बना दीजिए आप, ब्रोंक्यूल्स। इसको क्या बोलेंगे हम? ब्रोंक्यूल्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे इसको? अच्छा, इसको ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकिलस भी कहा जाता है, या ब्रोंकिलस। हिंदी में इसको वायु कोष्ठ कहा जाता है, वायु कोष्ठ। अब ब्रोंक्यूल से होते हुए एंड में हमारे फेफड़ों में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है मैम, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्वेओली बोलते हैं। ऐसे लगता है कि अंगूर के गुच्छे पर अंगूर लटके हुए हैं, तो ये आपकी एल्वेलाई, जिनको हम क्या बोलते हैं? कूपिकाएं, कूपिका। हाँ जी, ऑफ करवा दो, बताइए। पार्लर में आया हुआ था, पार्लर से यहाँ बहुत हाँ जी, ठीक है। तो ऐसे आपकी एल्वेलाई में एयर पहुंच जाती है। अब बच्चों प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम रिवीजन करवा देते हैं। यहां पर आपका जल्दी से सुन लो कि इस एल्वेओली में क्या होता है। तो इस एल्वेओली में गैसेस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान होता है। और गैसों का आदान प्रदान का मतलब क्या है? ऑक्सीजन क्या होगा? इन होगा, एंड CO2 क्या होगा? आउट। और कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है? डिफ्यूजन। ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। अब बच्चों ऑक्सीजन इन होने के बाद ब्लड कहाँ जाता है? हमारे हार्ट तक जाता है। अच्छा, कलर नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं, नहीं विजिबल हो रहा था, कोई बात नहीं। डिफ्यूजन को बोलते हैं हिंदी में हम विसरण। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा आपका ऑक्सीजन एंटर होता है एंड CO2 बाहर जाता है। ये सारी बातें मैं बता चुकी हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज कराना ही है इतनी देर में। आप सुन लो बच्चों, अब जो मुझे बताना है वो क्या बताना है? इन दोनों फेफड़ों के नीचे एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है बच्चों। कौन सा? देखो ऐसे बनाना है आपको अपने कॉपी में। कैसे बनाओगे बच्चों? तो ऐसे ऐसे एक मसल होती है, वो मसल ऐसे निकलती है आपके दोनों फेफड़ों के नीचे से, और इसी को कहा जाता है डायफ्राम। डायफ्राम। ये मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ बच्चों। देखो कौन कौन सी चीज पढ़ाई है मैम ने। मैम पढ़ा चुकी है, एक फेफड़ों के बाहर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, एक इन थोरेसिक कैविटी के पूरी की पूरी ऊपर ऐसे मेम्ब्रेन रहती है ना, उसको पैराइटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो फेफड़ों के ऊपर होता है उसको विसरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर प्लूरा बोलते हैं। उसके बाद ये जो बीच का स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? मेडियस्टेनम बोलते हैं। यहाँ आपका हार्ट होता है। ये सारे पॉइंट मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये बार बार मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ये सारे पॉइंट मैं आपको नोट करवा चुकी हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा ये बताओ, आपका एक बार हमने फोन कट कर दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई इंसान सामने वाला बिजी होगा, इंक्वायरी नंबर पे फोन कीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है। अच्छा आप इंक्वायरी नंबर पे फोन कीजिए, मैं क्लास में हूँ, इस नंबर पे मत कीजिए बात, समझ में नहीं आता। चलो देखो, तो ये क्या है आपका डायफ्राम। अब हमें डायफ्राम के बारे में बच्चों थोड़ी सी बातें नोट करनी है, बस यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डायफ्राम इज एन ए मस्क्यूलर ऑर्गन। सबसे पहला पॉइंट लिखना, डायफ्राम एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। और मस्क्यूलर का मतलब होता है बच्चों मांसपेशीय अंग, ऐसा ऑर्गन जिसमें सिर्फ क्या हो? मसल्स हो। देखो इस डायफ्राम के अंदर कोई पसली नहीं होगी, कोई हड्डी नहीं होगी, ये एक मसल है बच्चों, एक सिंगल मसल है। आप ऐसे मान लो एक मांसपेशी है, वो ऐसे
दोनों फेफड़ों से होती हुई ऐसे निकलती है, ऐसे झुकी हुई होती है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा कि डायफ्राम कैसा ऑर्गन है। आप क्या बताओगे? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर का मतलब क्या होता है? मांसपेशीय अंग। अब मसल्स में क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ हार्ट वाले चैप्टर में कि हमारे बॉडी में जितनी भी मसल्स हैं, जितनी भी पेशियां हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अंदर की साइड खींचना, फिर वो रिलैक्स करती हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर वो रिलैक्स करती हैं। ये सारी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायफ्राम की लोकेशन क्या है, डायफ्राम कहाँ पाया जाता है? तो आप लिखोगे बीनीथ बोथ लंग्स। बीनीथ का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा जस्ट नीचे, किसी भी चीज जस्ट चिपका हुआ किसी ऑर्गन के साथ है तो उसको बीनीथ कहा जाता है। बीनीथ का मतलब होता है के नीचे। जैसे अगर मेरे सर के ऊपर किताब रखी हुई होगी तो क्या बोलेंगे? बीनीथ बुक। बीनीथ बुक पढ़ा होगा ना, अपनी प्रीपोजिशन पढ़ा होगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। एक होता है अंडर, के नीचे, जैसे मैं छत के नीचे हूं, एक है जस्ट नीचे लगा हुआ। तो ये जो बीनीथ लंग्स का मतलब है फेफड़ों के नीचे की साइड। तो एग्जाम में पूछ ले कि भाई डायफ्राम कहाँ होता है, आप बताना फेफड़ों के जस्ट नीचे होता है। देखो ऐसे दोनों फेफड़ों से लगा हुआ नीचे की साइड होता है। अब इस डायफ्राम से देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, मेरा पॉइंट ध्यान से सुनना प्लीज, है ना। देखो ये आपका लंग्स कौन से एरिया में होते हैं? तो लंग्स जहां होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? थोरैसिक बोलते हैं। पढ़ा चुकी हूं ना कि लंग्स जो होते हैं वो उस एरिया को क्या बोलते हैं हम? वक्षीय गुहा, थोरैसिक कैविटी। अब जहां पर डायफ्राम खत्म होता है और यहां से आपका स्टमक वाला, पेट वाला एरिया स्टार्ट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एब्डोमिनल। इसको क्या कहा जाता है? एब्डोमिनल कैविटी, और हिंदी में बोलते हैं उदर गुहा। उदर का मतलब होता है पेट, उदर गुहा। तो डायफ्राम क्या करता है बच्चों? थोरैसिक कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को, इन दोनों को आपस में सेपरेट करने का काम करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने वाला ऑर्गन कौन सा है? ये ऑर्गन है बच्चा डायफ्राम। ये मसल तो है लेकिन इसको ऑर्गन, बहुत सारी मसल्स जुड़ी, मतलब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ गए तो ये एक इतनी बड़ी लंबी सी मसल बनी। तो जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। बड़ी कॉमन सी बात है, मसल्स क्या होती हैं? टिश्यूज होते हैं। तो जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। पढ़ा चुकी हूं ये बात। तो डायफ्राम के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स होती हैं और वो मसल जुड़कर एक बड़ी सी मसल का निर्माण करती हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एक ऑर्गन है। लेकिन कैसा ऑर्गन है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने वाला, अलग करने वाला कौन सा ऑर्गन होता है? तो आप क्या बताएंगे? वो डायफ्राम होता है। वक्षीय गुहा ऊपर हो गया, यहाँ फेफड़े हैं, यहाँ नीचे पेट, उसके जस्ट नीचे की साइड आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्टार्ट हो जाता है पार्ट, ठीक है। तो बच्चों एब्डोमिनल कैविटी को थोरैसिक कैविटी से अलग करने वाला पार्ट कौन सा है? आप बताएंगे डायफ्राम। अब इस डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है? तो आप इस डायफ्राम का कार्य लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। लिखेंगे इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। कैसे? तो अभी समझ में आएगा। इट रेगुलेट्स ब्रीदिंग रेट। यह श्वसन की दर पर संतुलन बना के रखता है। श्वसन की दर को रेगुलेट करना इसका काम होता है। श्वसन की दर पर, या जो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसको उस पर संतुलन बनाए रखना, श्वसन दर पर को रेगुलेट करना। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग रेट को कौन कंट्रोल करता है? बच्चे सोचते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, फेफड़ा हो जाएगा आंसर। नहीं, फेफड़ा नहीं। आप किसको सही करेंगे? डायफ्राम। आप किसको सही करेंगे? डायफ्राम। अभी आपको समझ में आएगा बच्चों ये चीज, ठीक है। चलो अब बच्चों ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट आपको कैसे समझ में आ गए? ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम और जो जो ऑर्गन्स काम में आते थे वो सारे मैंने बता दिया। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, एल्वेओली, प्लूरा क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, मेडियास्टेनम क्या होता है, कार्डियक नोच क्या होता है, ये सारे पॉइंट मैंने आपको नोट करवा दिए। करेक्ट। अब बच्चों आपको लिखना है कि जो ब्रीदिंग होती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ब्रीदिंग का मतलब क्या बताया मैंने? हाँ जी, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है?
सांस लेना और सांस छोड़ना। लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का टूटना और उससे क्या बनना? एटीपी का बनना। दोनों अलग अलग पॉइंट है, याद रखना हमेशा कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, एक बार सांस लिया एक बार छोड़ा तो उसको मैं क्या बोलूंगी? ब्रीदिंग बोलूंगी। लेकिन सांस लेने से उस एयर में से ऑक्सीजन सॉल्युबल हो रहा है। कैसे? एल्वेलाई में। और फिर वो कहां पर जा रहा है? मेरे ब्लड में घुलकर मेरी सेल्स के पास जा रहा है और उस ऑक्सीजन से क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बन रही है? एनर्जी बन रही है। तो उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? रेस्पिरेशन। उसको मैं श्वसन की प्रक्रिया बोलूंगी। लेकिन बच्चों, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना, सांस छोड़ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर या हमारे डायफ्राम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रीदिंग जो होती है वो 2 प्रोसेस में होती है बच्चा। कौन कौन सा? एक साइड लिखो इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है बच्चों श्वास लेना मतलब आप जब सांस ले रहे हैं मतलब आपने एयर को एंटर करवाया है। दूसरी साइड पर है बच्चों एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन का मतलब होता है कि आपने श्वास बाहर की साइड छोड़ा है। तो आपने श्वास बाहर छोड़ा। तो एक साइड लिखो बच्चों सांस अंदर लिया और एक साइड श्वास बाहर लिया। तो हमारे बॉडी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो कौन सी गैस कितनी लेते हैं, ये एग्जाम में। अच्छा, इन सबको ना आप की पॉइंट में नोट कर लेना या आप इनके लिए ना नोट डाल लेना। ये सारे पॉइंट आपके नोट वाले स्टार्ट हो चुके हैं। कहने का मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे बच्चों यहां पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, है ना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, इनहेलेशन का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि मैम ब्लड में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों हैं तो एटीपी ब्लड में क्यों नहीं बनता? क्योंकि बच्चा जो आपका साइट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, इसलिए नहीं बनता। ओके, चलो। क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन CO2 कौन लेकर जाता है? आरबीसी। एंड आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस नहीं होता। ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको कि आरबीसी के पास ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिस भी बच्चे ने मुझसे पूछा था वो मैंने बता दिया है। अच्छा, एक बच्चा मैम ब्रीदिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चा ब्रीदिंग को बोलते हैं सांस लेना। ठीक है, चलो। अब इनहेलेशन का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सॉरी, एक्सहेलेशन का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। सबसे पहला, जब आप सांस लेते हैं तो आप एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अब आप हवा में कौन कौन सी चीज कितनी लेते हैं तो उस चीज को सुनो। सबसे पहला, एयर में ऑक्सीजन कितना % होता है? 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% होता है। नाइट्रोजन गैस कितनी होती है? 78.1% होती है। तो आपने जब इनहेलेशन किया तो इन तीनों गैसों की मात्रा ये थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऐसा कैसा, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ऐसा कैसा। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट सुनो। यहां पर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन कितनी मात्रा में छोड़ते हैं? आप बताओगे 16% में छोड़ते हैं। इसको स्टार बना लेना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जब हमने इंस्पायरेशन किया, इसको इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, जब हमने एयर अंदर ली तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? 21%। जब आप बाहर छोड़ रहे हो एयर, भाई जितनी एयर हम ले रहे हैं एयर में ऑक्सीजन, उतना ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं। उतना ऑक्सीजन हमारे किसी काम का नहीं है। उतना ऑक्सीजन पूरा काम में ले लोगे ना, पूरा 21%, जल जाएगा शरीर। तो आप हमेशा याद रखना कि हम जो एयर लेते हैं उसमें से सिर्फ हम कितना % ऑक्सीजन को कंज्यूम किया? 21, यहां पर 16, अप्रोक्स 5% एयर हमारी सेल्स अपने पास रख लेती है। इस एयर में से किसको? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जब लिया 21%, छोड़ा तो आप क्या करोगे? अच्छा, कल पीटीआई टीचर का पेपर हुआ था। प्लीज सॉल्व साइंस पार्ट इन दिस पेपर। दीपक, आप मुझे पेपर भेज दीजिए, मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगी। मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है तो आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिए।
आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरा जो 408 वाला नंबर मैंने आपको दिया था ना, इस नंबर पे भेज दीजिए। एक सेकंड में आपको नंबर देती हूँ, आप मुझे इस पर ना व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज़। अभी करवा दूंगी मैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक आप ना इस पे भेजो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। चलो अच्छा है, कोई क्वेश्चंस बच्चों के भी काम में आ जाएंगे। जल्दी इस पे व्हाट्सअप कर दो 8810328408। इस पे बच्चा व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। हम आपको पढ़ा देंगे, मतलब समझा देंगे कैसा क्वेश्चंस आए हैं। ओके चलो जल्दी भेज देना, मैं वहाँ से अपना फ़ोन मंगवा लूँगी, वो दूसरे वाला फ़ोन, और उसमें आपको मैं बता दूंगी। ओके चलो आओ अब यहाँ पर। तो जब हमने सांस लिया तो कितना परसेंट एयर? 21% एयर। और जब हमने सांस छोड़ा तो उस 21% में ऑक्सीजन लिया था, छोड़ा तो कितना? 16%। बाकी का कहाँ गया? हमारी सेल्स ने कंज्यूम कर लिया। और उस ऑक्सीजन से क्या करवा लिया हमारी सेल्स ने? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज को तुड़वा लिया। दूसरा बच्चों, जब CO2 लिया तो कितना परसेंट? 0.03%। जब CO2 आप छोड़ते हैं, जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये CO2 3 से 4% हो जाता है। अब आप में से कुछ मूर्ख बच्चे होंगे जिनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि मैम जब लिया तब इतना कम, जब छोड़ा तो इतना ज्यादा कहां से आ गया। अरे मेरे बेवकूफ बच्चों, कितनी बार बता चुकी हूं कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज भी तो है, उसका ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता तो है। यस मैम। तो आपने जब लिया तो कितना? इतना। जब छोड़ा तो कितना? 3 से 4%। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन जितनी आप लेते हैं एज इट इज आप वापस एक्सेल कर देते हैं। नाइट्रोजन बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं होती है, कोई काम की नहीं है हमारे। तो आप ये बात तीनों चीजें नोट कर लेना। कैसे याद करेंगे कि भाई ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन काम आता है, क्या काम आता है? ब्रेक डाउन करवाने का। किसका? ग्लूकोज का। तो बच्चों ऑक्सीजन 5% काम में ले लिया आपने। अब CO2 लिया तो कम लिया, हमारे बॉडी में बना था तो उसको कोई काम का नहीं है, तो हमें बाहर भेजना है। ठीक है चलो आप सुनो बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट सुनो यहां से। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है देखो, अब आप जब सांस लेते हैं तो आपके डायफ्राम पर क्या फर्क पड़ता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ आता है। आप बताएंगे डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है, और डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ। आपका जो देखो बच्चों कैसे नीचे की तरफ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सुनो। ये आपका फेफड़ा नंबर 1, ये आपका फेफड़ा नंबर 2, इनके नीचे डायफ्राम। अब मुझे बताओ यहां से एयर आ रही है ट्रैकिया से होती हुई, तो एयर भर गई। एयर भर गई तो बच्चों आपके फेफड़ों का वजन ज्यादा हो गया। जो फेफड़ों का वजन ज्यादा हो गया, डायफ्राम पे प्रेशर पड़ा, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। क्या हो गया? डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है। आप ऐसे महसूस करके देखो, ऐसे जोर से एयर लो तो आपको यहां वाले पार्ट में फील होगा कि हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक रहा है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, सुशील कह रहे हैं आज क्लास 8 बजे। अरे सुशील तुमने कल का स्केड्यूल देख लिया, कल 8 बजे है बच्चा, आज 6 बजे थी। ऊपर डेट चेक कर लिया करो, क्लास का माहौल नहीं खराब किया करो। तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका डायफ्राम क्या होता है? अपवर्ड हो जाता है। अपवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपर की तरफ। भाई जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो एयर फेफड़ों से बाहर जा रही है। जब फेफड़ों से बाहर जा रही है तो जितना फेफड़ा आपका एक्सपेंड किया था, जिसकी वजह से डायफ्राम नीचे गया था, तो आप खाली होगा आपका फेफड़ा, एयर बाहर जा रही है ऐसे, तो बाहर जा रही है तो फेफड़ों का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आपका डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड वापस खिसक जाएगा, ऊपर की साइड वापस खिसक जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जब हम सांस लेते हैं तो ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लेना ये पॉइंट। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो फेफड़े ऊपर जाते हैं नीचे, बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। अंदर लेते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, एंड बाहर छोड़ते हैं तो ऊपर की साइड चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इस चीज को जो मैंने समझाया ना, वैसे एग्जाम के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो ऐसे समझ लेना। मैम ने कहा था एयर भर जाएगा तो फेफड़े पे आपका डायफ्राम पे प्रेशर क्रिएट होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ भाग जाएगा। एयर बाहर जाएगा, बाहर छोड़ेंगे तो बच्चों डायफ्राम वापिस अपनी पोजिशन लेने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो।
जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंग्स क्या करेंगे बच्चों? हमारे एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? विस्तार। ओहो, आज तो जुकाम खांसी हो गया हमें। एक्सपेंड का मतलब क्या है बच्चों? यहां से एयर आ रही है तो फेफड़ों का वॉल्यूम क्या होगा? एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो फेफड़ा क्या होगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड का मतलब होता है फेफड़ों का विस्तार होगा, फेफड़ों का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं आप कि फेफड़ों का साइज इंक्रीज हो जाएगा। वैसे एक्सपेंड में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब समझ में ही आ गया। और साइज क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा बच्चों, आपके फेफड़ों का साइज, फेफड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम क्या करते हैं, फेफड़ों से बाहर एयर छोड़ते हैं, तो बच्चों आपके फेफड़े क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। भाई जब ऐसे फेफड़ा क्या होगा? फेफड़ों की सेल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो कोई भी चीज बाहर जाती है। जैसे मैम ने पढ़ाया है आपको, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, खून बाहर जाता है। हार्ट रिलैक्स करता है, मतलब वो एक्सपेंड करता है, मतलब उसके अंदर खून आता है। सेम चीज आप यहां नोट कर सकते हैं कि जब एयर आई तो फेफड़ा एक्सपेंड कर गया, क्योंकि एयर का वॉल्यूम ज्यादा आया तो फेफड़े का वॉल्यूम भी बढ़ गया। लेकिन जब एयर बाहर गया, फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट करा। कहने का मतलब फेफड़ों का साइज क्या होगा बच्चों? कम होगा, छोटा होगा या बड़ा? तो फेफड़ों का साइज स्मॉल होगा, डिक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्शन से तो साइज छोटा हो जाता है ना, रिलैक्स करने से साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गया। तो अब मुझे बताओ, जब फेफड़ा एक्सपेंड करता है तो एयर एंटर होती है या बाहर जाती है? तो मैं यहां क्या लिख दूं? एयर एंटर इन लंग्स। हवा फेफड़ों में भरती है। लेकिन यहां पर क्या होती है? एयर आउट होती है, आउट फ्रॉम लंग्स। फेफड़ों से एयर बाहर जाती है। क्या आपको मेरे इतने सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? अरे भाई बताओ, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो हम आगे चले, जल्दी बताओ। कुछ नहीं बताया बच्चों, 2 प्रोसेस बताई ब्रीदिंग की, सांस लेना, सांस छोड़ना। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे यहां से कि जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना होता है, CO2 का इतना, नाइट्रोजन का इतना, छोड़ा तो इतना इतना हो गया। जब सांस ले रहे हैं, डायफ्राम नीचे की साइड जाएंगे, फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ेगा, फेफड़ा एक्सपेंड करेगा, साइज बड़ा होगा, एयर अंदर आ जाएगी। जब सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन से साइज छोटा होता है हमेशा, और कोई भी चीज बाहर जाती है। तो यहां पर वो कोई भी चीज क्या है? हवा है। तो ये बच्चों इतनी सी बात आपको समझनी है। तो डायफ्राम ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट कर रहा है, जितना स्पेस देगा उतना ही एयर एंटर होगा और उतना ही एयर आउट होगा बच्चों यहां से। ठीक है, अब चलो तो नोट बनाकर ये पहला पॉइंट लिख लिया आपने। अब सुनो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या? नेक्स्ट नोट में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और रेस्पिरेटरी का मतलब क्या होता है? श्वसनी। और पिगमेंट का मतलब होता है बच्चों वर्णक। बहुत बार बता चुकी हूं कि वो कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन के थ्रू आए हुए, वो कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन के थ्रू आई हुई एयर को हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है? बताओ, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ऑक्सीजन एंड CO2 को हेमोग्लोबिन। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या हो गया हमारा? हीमोग्लोबिन। बच्चों ये नीट के एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना कि ह्यूमन बॉडी का या मैमल्स का। रजनीश कह रहे हैं 16% ऑक्सीजन आउट क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे लंग्स, हमारे टिश्यूज के लिए 4 to 5% ऑक्सीजन मोर देन सफिशिएंट होती है। अगर उससे ज्यादा अगर आपने ऑक्सीजन ली तो ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी बन जाएगी, आग लग जाएगी, आग हमारे बॉडी में। इसलिए हम कभी भी प्योर ऑक्सीजन नहीं लेते हैं बच्चा। इसलिए कहीं पहाड़ों पे जाते हैं या समुद्र की डेप्थ में जाते हैं तो हमेशा उसमें हीलियम या नाइट्रोजन मिक्स करके लेके जाते हैं। भाई 100% ऑक्सीजन, देखो 4-5% हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने 100% ऑक्सीजन ले ली, जल जाएंगे हम, आग लग जाएगी हम लोगों से, लपटें निकलने लग जाएंगी हमसे, क्योंकि ऑक्सीजन आग लगाती है बच्चा। इसलिए जिस दिन अगर 100% ऑक्सीजन लेने लग गए ना,
जल जाएंगे सब लोग, इतनी ज़्यादा एटीपी निकल जाएगी कि सेल्स के अंदर आग लग जाएगी। ठीक है रजनीश, हम 100% ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हम एयर लेते हैं। ओके चलो, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, समझे आप मेरा पॉइंट, कि वो कौन सा पिगमेंट है जो रेस्पिरेशन में जो गैसेस आती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो कौन सा बच्चा, हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन। लेकिन ये किसका होता है, ये मैमल्स का होता है। मैमल्स का मतलब क्या होता है, स्तनधारी या स्तनपायी का होता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था कि कॉकरोच हो गया, ऑक्टोपस हो गया, उनका ब्लड कैसा होता है, उनका ब्लड कॉकरोच का होता है वाइट, एंड जो आपके ऑक्टोपस होते हैं उनका खून होता है ब्लू, नीला। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ mollusca and arthropoda phylum। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है वो सुन लो। देखो, जो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं, उनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है बच्चा, फिर सुनो आप ध्यान से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा फाइलम। जो जीव मोलस्का, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ये एनिमल किंगडम में फाइलम पढ़ाए जाते हैं बहुत सारे। अगर आपने नहीं सुने तो पोरिफेरा, एस्केहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, ये सब आपको मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, है ना, ये सारे पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो जो मोलस्का में कौन आता है, मोलस्का में आते हैं बहुत ही सॉफ्ट जीव, लाइक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यहीं का एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, कीट आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों फाइलम के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब हो गया श्वसनी वर्णक कौन होता है। तो आप आंसर देंगे हीमोसाइनिन, HEMOCYNNIN, हीमोसाइनिन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट पॉइंट में चलो, हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में। हाँ, घींगा भी यहीं आता है। यस बच्चा, यू आर राइट। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। कभी काउंट किया है आपने, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं आप। तो ऑन एन एवरेज आप यहाँ पर, हाँ घींगा यहीं आता है, ऑन एन एवरेज आप 12 से 16 टाइम्स 1 मिनट में 12 से 16 बार आप सांस ले लेते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन लेते हैं और छोड़ते हैं दोनों, ठीक है, लेते हैं और छोड़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारा रेस्पिरेशन रेट 1 मिनट में कितनी बार होता है, या एक बारी में हम कितनी बार रेस्पिरेशन करते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ये किसका है, ये अडल्ट का है। अडल्ट का मतलब समझते हैं ना, वयस्क का। लेकिन बच्चों को कभी देखा है आपने, कभी बच्चों को नोट करना, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं बच्चे। 1 मिनट में 20 बार सांस ले लेते हैं बच्चे। 1 मिनट में 20 बार सांस लेते हैं बच्चों। 72 टाइम्स, पागल हो गए हो तुम लोग। वो हार्ट बीट होती हैं, मर जाओगे 72 बार सांस लोगे तो। गिनकर देखना जरा, 1 मिनट में 72 बार सांस ले रहे हो क्या तुम लोग, सुधर जाओ। 72 टाइम हार्ट बीट बनती है आपकी, दिल की धड़कनें बनती हैं। और ये मैंने कब पढ़ा दिया कि जितनी दिल की धड़कनें होती है उतनी बार आप सांस लेते हो। दिमाग से पैदल हो गए हो क्या तुम लोग। क्या आंसर कर रहे हो वरुण, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। यही तुम एग्जाम में करते हो, फिर बोलते हो टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से क्वेश्चन नहीं बना। हार्ट बीट बनती है 1 मिनट में 72 टाइम्स। हार्ट बीट होता है दिल का धड़कना, दिल से खून आना जाना। सिस्टोल डायस्टोल को बताया था मैंने 72 टाइम्स। और ये क्या है बच्चों, ये रेस्पिरेशन है। 1 मिनट में सांस लेकर देखो, आग लग जाएगी अगर 72 बार लिया तो। डिजिटल चांटा मारूंगी मैं, कैमरे से निकल के यहीं से चांटा मारूंगी वरुण,
ध्यान से क्वेश्चन को सुना करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है। चलो ये एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, और इसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, इसी को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, और हिंदी में बोलते हैं बच्चों टीवी, और सॉरी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीवी, और हिंदी में इसको टीडल आयतन कहा जाता है। टीडल, अच्छा एक वो टीडल प्रभाव भी तो पढ़ा होगा ना आपने, फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद आपने, टीडल आयतन, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, या इसको बोलेंगे हम श्वसनीय आयतन। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 14 से 18 बार नहीं लिखेंगे हम, ऑन एन एवरेज लिखे ना, तो हमने यहाँ पर 16 बार लिखा है, 13 से 16 बार लिखा है, ठीक है। 16 से 18 कुछ बुक्स में दिया हुआ होता है, मुझे पता है। चलो अब वो टिंडल था बच्चा, ये टाइडल है, वो टिंडल इफेक्ट होता है, मुझे याद आ गया, ये टाइडल वॉल्यूम होता है, वो टिंडल होता है, ठीक है। देखो अब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आपने, अरे मैंने करवा दिया है फॉस्फोरस, तुम देख लो विपिन मिश्रा साइंस स्पेशल 7 में जाकर करवा रखा है। जिस क्लास में मैंने आपको सोप एंड डिटर्जेंट करवाए हैं उसी क्लास में फॉस्फोरस करवाया है, एक बार जाके देख लो विपिन, हर जगह आप कमेंट करने आ जाते हैं, एक बार आप जाके देखो वहां पर फॉस्फोरस पढ़ा रखा है। देखो वॉल्यूम बाय इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इन ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, कहने का मतलब है कि हम एक बारी में कितना सांस लेते हैं, लिखो वॉल्यूम ऑफ इंस्पायरेशन का मतलब होता है यहां पर अंतः श्वसन, एंड एक्सपायरेशन इसका मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इन ए नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या मतलब हो गया बच्चों इसका, इसका मतलब हो गया एक सामान्य श्वसन में कितना, इसको बोलेंगे हम अंतः श्वसन, अंतः का मतलब होता है जब अंदर आती है एयर, और इसको बोलेंगे बहिश्वसन जब एयर बाहर जाती है। तो बच्चों यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि जब आप सांस लेते हैं 1 मिनट में और सांस छोड़ते हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, नॉर्मल का मतलब है जिस इंसान के फेफड़े बहुत हेल्दी हैं, एकदम सही से वो इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है, तो एक बारी में जितना भी आपने एयर इनहेल किया और एक्सेल किया उसका जो वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है, या उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से सुनो कैसे समझना है आपको कि 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं ऑन एन एवरेज। तो सांस तो हमने 12 से 16 बार लिया, वो मतलब नॉर्मल आपका रेस्पायरेशन हो गया बच्चों। तो उस रेस्पायरेशन में एयर का वॉल्यूम कितना लिया और कितना छोड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लिख दो कि हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, अप्रोक्स 500 ml, 500 ml एयर। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, ठीक है। ओके आपने पेपर सेंड किया, अभी तो बताया हमने यार मैम लगभग 8 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन नहीं हुए यार। अभी दीपक तुम यार, अभी तो हमने नंबर दिया, यहाँ पर लिखा था कि इस नंबर पे भेज दो तुम। चलो अभी बताते हैं तुम्हें कौन सा नंबर पे भेजना है, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 मिनट में आपने जो भी नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कितना एयर आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर देते हैं, मतलब अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ देते हैं, तो कितना, अप्रोक्स 500 ml। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि मैमल्स का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। अब आप सोचो टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, मैम ने कभी पढ़ाया नहीं, तो आप समझ जाना ये टाइडल वॉल्यूम होता है और कितना, अप्रोक्स 500 ml। ये चेक करते हैं जब आपके फेफड़े वेफड़े में कोई दिक्कत हो जाती है तब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है कि रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या होता है। रेस्पिरेटरी फ्यूल, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, और ईंधन से हमें क्या मिलती है, लाइट, हीट, एनर्जी। अब बच्चों हमारे बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है, जल्दी बताना। श्वसनीय ईंधन हम किसको बोलेंगे, रेस्पिरेशन फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ एचबी, एचबी का मतलब ह्यूमन बॉडी।
हमारे बॉडी में वो कौन सा फ्यूल है बच्चों, वो कौन सा फ्यूल है हमारे बॉडी में जिसके टूटने से एटीपी बन रहा है? तो जल्दी बताओ, इस केमिकल रिएक्शन में याद है किसको तोड़ोगे आप? ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज क्या होता है? हमारे बॉडी का रेस्पिरेटरी फ्यूल। क्या होगा? ग्लूकोज। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि ऐसे नोट कर लेना सारे, ठीक है। तो किसके टूटने से हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है? भाई फ्यूल क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जिनसे हीट लाइट एनर्जी बने, और हमारे बॉडी में तो हीट लाइट तो बनानी नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या बनाना है? एनर्जी बनानी है। देखो प्रेम कुमार कह रहे हैं ऑक्सीजन, सोनू भी कह रहा है ऑक्सीजन। भाई मेरे ऑक्सीजन आग लगाता है, पेट्रोल डीजल फ्यूल होते हैं, कोयला चारकोल लकड़ी ये फ्यूल होते हैं, ये ईंधन होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको तोड़ने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर फ्यूल पूछा है, तोड़ने वाली नहीं पूछे जो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन आंसर कर रहे हैं। फिर तुम लोग बोलते हैं हमारे माइनस मार्किंग हो गई, तुम हो ही इसी लायक। चलो नेक्स्ट सुनो, एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनर्जी करेंसी, करेंसी का मतलब क्या होता है? मुद्रा। करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर की मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या हो गया बच्चा? करेंसी। भाई जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपना क्या खर्च कर रहे हैं? एटीपी खर्च कर रहे हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आप अपनी मुद्रा खर्च करके आते हैं। 1 किलो टमाटर लाओगे तो आपको 20 रुपए देना पड़ेगा, और अगर यहां पर आप 1 घंटे काम करोगे तो आपको एटीपी देना पड़ेगा। तो एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अब एटीपी का फुल फॉर्म बार बार नहीं लिखूंगी, मैं पागल नहीं हूं, इतना याद होना चाहिए तुम लोगों को। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक आगे हम आपको डाइफॉस्फेट पढ़ाएंगे, जब हम बॉटनी कराएंगे ना तब हम आपको एक डाइफॉस्फेट पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको ट्राइफॉस्फेट ही याद करना है। ओके चलें अगला। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, ये आप बताओगे मुझे। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? बच्चों इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करो। अंतिम उत्पाद क्या बनना चाहिए? भाई मैम रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ना, किसके प्रेजेंस से? ऑक्सीजन से। क्या बनना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एटीपी। तो बताओ रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बच्चों आपका अंतिम उत्पाद है, ठीक है। अब एक बच्चा बोला है ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। अरे भाई मेरे ऑक्सीजन प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है, ऑक्सीजन तो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक, जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बनते हैं। उधर की साइड वाले होते हैं प्रोडक्ट। पागल, ऑक्सीजन लिख रहे हो तुम। अब तुम बताओ तुम्हारा कैसे काम चलेगा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि रेस्पिरेशन को मेजर किससे करते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब है जो कितनी बार आप सांस ले रहे हो, कितना एयर आ रहा है, कितना एयर बाहर जा रहा है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज मेजर्ड बाय, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप रेस्पिरेशन को मेजरमेंट करते हैं कि कितना एयर आपके बॉडी में जा रहा है, उस एयर में से कितना ऑक्सीजन सॉल्युबल हो रहा है, ये सब मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं जिसको स्पायरोमीटर कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों लिख लेना कि श्वसन की प्रक्रिया का मापन स्पायरोमीटर द्वारा किया जाता है। देख लेना कभी भी नेट पे इसका डायग्राम देख लेना स्पायरोमीटर का, ठीक है। स्पायरोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों। एक क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय, रेस्पिरेशन प्रोसेस, रुको, रेस्पिरेशन प्रोसेस इज, ध्यान से सुनना ये दोनों क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चा हमेशा यहां पर डाउट में रह जाता है। देखो क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय विच ब्रेन, बाय विच ब्रेन। आप कहने का मतलब क्या है कि दिमाग के किस भाग द्वारा श्वसन प्रक्रिया का संतुलन किया जाता है। आप बच्चों अपने दिमाग में, अपने भेजे में बैठा लो। कैसे बैठाओगे? देखो अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय विच ब्रेन,
ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेस नाम दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आंसर होगा क्या, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, ध्यान से सुन लेना। अब ये पोन्स कौन से ब्रेन का पार्ट है, क्या है, जिनको नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ा देंगे, सिर्फ लिख लो। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, वो पूरा तंत्र जहां पर नोज हो गई, एयर आई, वो सारा सिस्टम। अगर पूछे श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है, तो आप यहां पर बताएंगे क्या, मेडुला ओब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा। और ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। अब ऐसे नहीं लिखना, आप बच्चों ऐसे याद कर लो। कैसे याद करोगे कि जो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले दो ब्रेन होते हैं। अब आपके पास हो सकता है ऑप्शन में ये हो सकता है ये है, या बोथ है तो बोथ वाला ऑप्शन आप सही कर देना। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर बोथ है तो आपको बोथ वाला ही ऑप्शन सही करना है। बच्चों समझ गए मेरी बात ध्यान से? अगर अकेला रेस्पिरेशन पूछे बच्चों श्वसन, तो पोन्स वेरोलाई है, लेकिन बोले पूरा सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है, देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लोंगाटा। लेकिन कभी कभी बोथ का ऑप्शन दे तो आप बोथ ही सही कर देना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, अभी खत्म नहीं हुए हैं आपके नोट की पॉइंट्स। इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट लिखोगे आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि हमारे बॉडी में भाई रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस आ गई है ना, तो बच्चों अब आता है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इन गैसेस का। तो नेक्स्ट लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैसें कैसे हमारे बॉडी में जाती है, ये नीट वाले बच्चों तुमने जो एज ए फाउंडेशन बैच सोच के ज्वाइन किया है ना, तुम सुनो कान खोल के, तुम्हारे काम की चीज है। ऐसे से वैसे से मैं यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाओ तुम रेलवे ग्रुप डी वालों, तुम दिमाग नहीं लगाओ। देखो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कैसे गैसें हमारे बॉडी में जाती हैं। सबसे पहला दो गैस है, दो की बात करेंगे, ऑक्सीजन की बात कर ले। देखो बच्चों एग्जाम में कैसे मैम ओब्लोंगाटा लिखी है क्या, हाँ मेडुला ओब्लोंगाटा, नहीं पता है क्या होता है मेडुला ओब्लोंगाटा? अच्छा ब्रेन का एक पार्ट होता है बच्चों जो पीछे वाले ब्रेन में आता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होते हैं तीन, पोन्स वेरोलाई, सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगाटा। अगर जिनको नहीं पढ़ाया है, आई थिंक बायोलॉजी स्पेशल 2 में नहीं हुआ है, तो आपके लिए एक नया टर्म है, लेकिन हम आपको पढ़ा देंगे बड़ा डिटेल में अच्छे से। तुम अभी बस नोट कर लो अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आया मुकेश, ठीक है। चलो आप सुनो बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन आया तो कैसे ऑक्सीजन सॉल्युबल होता है, और उस ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, और CO2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, बस वही आपको यहां पर नोट करना है। सुनो बच्चों कैसे, सबसे पहले आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो आप यहां पर ना दो चीजें लिखेंगे, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों के द्वारा होता है। देखो पहला होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा कहाँ होता है, सब पढ़ा चुकी हूं, प्लाज्मा ब्लड में होता है। लेकिन बच्चों ब्लड में जो प्लाज्मा है भाई, खून घूम रहा है, तो खून के साथ कौन घूमेगा, ये बताओ, खून के साथ कौन घूमेगा, तो बच्चों आपका प्लाज्मा भी घूमेगा। तो प्लाज्मा के अंदर पानी वानी होता है, उस पानी के साथ थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। कितना परसेंट, ओनली एंड ओनली 3%। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हमारे बॉडी में प्लाज्मा द्वारा कितना परसेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 3%। बाकी का कितना बचा, 97% जो ऑक्सीजन है बच्चों वो कौन लेकर जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में किसके साथ बाइंड होता है,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सुनो बच्चों, तुम कभी पढ़े नहीं होंगे इस चीज को। हीमोग्लोबिन में दो चीज होती है, ये जो हिम होता है वो क्या होता है, आयरन कंपाउंड होता है। सब पढ़ा चुकी हूं, कोई नहीं बोल सकता नहीं पढ़ाया। एंड ये ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन, और प्रोटीन किसकी चेन होती है, अमाइनो एसिड। सब पढ़ा चुकी हूं। अब नहीं समझ में आ रहा तो मैंने ठेका नहीं लिया बार बार पढ़ाने का, क्योंकि मैम ने चिल्ला चिल्ला के सब पढ़ा दिया, गला बैठ गया मेरा पढ़ा पढ़ा के। ठीक है, अब सुनो बच्चों, हिम जो होता है वो आयरन कंपाउंड होता है। तो हमेशा 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 के लिए अपने खोपड़ी में एक बात बैठा लो कि हमारे बॉडी में जो 97% ऑक्सीजन होती है वो किसके थ्रू कैरी की जाती है, हीमोग्लोबिन के थ्रू। लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन कैरी करता है, हिम वाला पिगमेंट। ग्लोबिन का काम नहीं है, ग्लोबिन का काम होता है CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, अभी पढ़ाएंगे आपको। हिम क्या करता है, मतलब आयरन के साथ बाइंड होकर क्या जाता है, आपका ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, इसलिए आपका खून का रंग लाल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं आयरन को जब आप ऑक्सीजन देते हो तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो लोहा लाल रंग का हो जाता है। ऐसे हमारा खून लाल रंग का हो जाता है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन क्या याद रखेंगे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, कि ऑक्सीजन 3% हमारे प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन बाकी के जो 97% है वो हिम के द्वारा, और हिम इज ए आयरन कंपाउंड, और किसका, हीमोग्लोबिन का। अरे क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो ऑक्सीजन जाता है आपके सेल्स के पास। ठीक है, अब ये बात मैं पढ़ा चुकी हूं कि एक हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ कितने ऑक्सीजन लेकर जाता है, 4 ऑक्सीजन लेकर जाता है। मतलब हीमोग्लोबिन में जो एक आयरन है वो आयरन कंपाउंड वो 4 ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के ले जाता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैम NCERT में RBC दिया हुआ है। अरे भाई मेरे, तो बात तो एक ही हुई। तुम लोग ना, पंकज तुम तो मेरा इतना दिमाग खराब करते हो। पंकज मेरे भाई एक बात बता, खून कैसा होता है, लाल होता है। RBC कैसी होती है, लाल। खून की मेन सेल्स क्या होती हैं, RBC। और कितनी बार पढ़ाया तुम लोगों को, RBC के फंक्शन में भी पढ़ाया था कि RBC का मतलब ही मान लो यहाँ खून है, क्योंकि हेमोग्लोबिन खून, और खून हेमोग्लोबिन किसके पास है, RBC के पास। पंकज तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते भाई। तो ब्लड मैं बढ़ा रही हूँ, ब्लड, तो ब्लड में क्या होती है, RBC होती है। तो ये जो 97% है यहाँ पे RBC लिखा हुआ होगा, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है। ये आप लोगों को समझनी है बात। अब मैम एक एक चीज कब तक बताती रहेंगी तुमको कि RBC इज द मेन सेल्स ऑफ ब्लड। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया ब्लड वाली क्लास में कि जो काम RBC का होता है वही ब्लड का मेन काम होता है, इसलिए RBC इज द मेन सेल्स ऑफ ब्लड। ये कोई बात नहीं होती, ये कोई बात नहीं होती। ठीक है, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी तुम लोगों को। अब तो तुम लोगों को ढल जाना चाहिए था मेरे अनुसार। कुछ समझ में आया पंकज तुम्हें? चलो मैम PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, वेबसाइट से कर लो, timescoaching.in वेबसाइट से कर लो, हो जाएंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आती है PDF डाउनलोड करने में। चलो, तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये नहीं बताऊंगी मैं कि RBC का मतलब ही हेमोग्लोबिन होता है भाई। RBC लाल रंग की, तो लाल रंग के लिए हेमोग्लोबिन, तो बात तो एक ही है ना। और इनफैक्ट मैंने तो RBC के फंक्शन में लिखवाया था ये नहीं करो तुम। ये ऐसी मेरी बेइज्जती मत कराओ तुम कि हम काजल मैम से टाइम्स कोचिंग से पढ़े थे और मैम ने तो ये नहीं पढ़ाया कि RBC का काम ऑक्सीजन ले जाना है। चलो दूसरा देखो, आप लिखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये और मेन है बच्चों, ये तो फिर भी बुक्स में पढ़ लेते हो आप। अब ये सुनो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है हमारे बॉडी में, बस ये मेन है बच्चों। ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। कौन कौन सा तरीका, तो ये समझ में आ गया तो समझ लेना कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। सबसे पहला 7% कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। 7% प्लाज्मा, 7% CO2 इज कैरीड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ है, खून में। अब कोई बोलेगा मैम बुक्स में तो ब्लड दिया हुआ है, तो भाई मेरे ब्लड का मतलब भी क्या है, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर बताया ना मैम ने कितने % प्लाज्मा होता है, 55% में। तो अब ये तो चीजें पढ़ा चुकी हो ना, है ना। चलो अब सुनो, दूसरा सुनो तुम। हाँ अब सुनो बच्चों, दूसरा पॉइंट आपको क्या सुनना है कि जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैरी की जाती है किसके द्वारा, ये कैरी की जाती है बच्चों हेमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये बात
मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया कि जब हमारी सेल्स के पास हीमोग्लोबिन आया तो किसको लेकर आया? ऑक्सीजन को। जब गया तो किसको लेकर गया? CO2 को। पढ़ाया था, आया ना? ठीक है, दिल्ली पुलिस में भर्ती पक्का दीपक। ठीक है, आप सुनो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को। अब बच्चों जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाता है ना हीमोग्लोबिन, कैसे लेकर जाता है ये भी पढ़ाया था, Hb+CO2। इसको, उसके दो नाम होते हैं बच्चों, सुनो। इसको या तो बोलोगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या क्या बोलोगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, हिंदी में सेम नाम है। अब सुनो बच्चों कैसे। हमने क्या बात बताई? हमने बताई कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है ना बच्चों आपका, वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हिम एंड ग्लोबिन। अब मुझे ये बताओ कि हिम के साथ कौन लिपटा पड़ा है? मान लो हीमोग्लोबिन लड़का है। अब हीमोग्लोबिन लड़का है और लड़के के साथ लिपटी पड़ी है उसकी वाइफ। वाइफ का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी क्या है? वाइफ है। और हिम के साथ कौन चला गया? ऑक्सीजन। क्या बचा? ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन। और प्रोटीन किसकी बनी हुई होती है? अमीनो एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसकी माँ है, हीमोग्लोबिन की माँ समझ लो। ठीक है, लड़के की वाइफ कौन हो गया? ऑक्सीजन। और लड़के की मां कौन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे चिपकती है? प्रोटीन से। किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना कि भले ही यहां पर बुक्स में लिखा हुआ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन? प्रोटीन। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन, या ये ग्लोबिन प्रोटीन को ग्लोब्यूलर टाइप का प्रोटीन भी कहा जाता है। सब पढ़ा चुकी हूं, एक एक पॉइंट पढ़ा चुकी हूं। और बताओ जरा, प्रोटीन क्या होते हैं? अमीनो एसिड। तो अगर बुक्स में यहां पर अमीनो एसिड आ जाए तो भी सही कर दोगे? यस मैम। और अमीनो एसिड के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड। पढ़ा चुकी हूं। तो पेप्टाइड्स भी यहां पर आंसर हो सकता है। इतने सारे, इतने सारे। सुनो बच्चों कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्यारे बच्चे तो नहीं हो तुम, बेवकूफ बच्चों सुनो तुम, कि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर खुल के चला जाता है। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो आप बताएंगे अप्रोक्स 20 से 25% है वो हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। लेकिन मैम हेमोग्लोबिन के साथ नहीं, हेमोग्लोबिन के प्रोटीन वाली चीज के साथ जुड़ता है। और प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन या ग्लोब्यूलर, या एग्जाम में आता है अमीनो एसिड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, अमीनो में साफ साफ लिखा हुआ है ना अमाइनो, अमाइनो एसिड के साथ जुड़ता है। या अमाइनो एसिड के बीच में कौन सी लिंकेज होती है? पेप्टाइड लिंकेज पढ़ा चुकी हूं ना, तो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है। कौन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को याद रख लेना। हेमोग्लोबिन बेचारा वो फंसा हुआ लड़का है जो माँ और बीवी के बीच में फंसा पड़ा है। ठीक है, बीवी जो है वो ज्यादा चिपकती है, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हेमोग्लोबिन के द्वारा। और कार्बन डाइऑक्साइड, अब लड़के की शादी हो जाती है तो उसकी वाइफ ही तो सब कुछ हो जाती है, माँ को तो बहुत कम इंपॉर्टेंस मिलती है। तो माँ को सिर्फ कितनी मिल रही है यहाँ पर? 20 से 25% मिल रही शादी के बाद हीमोग्लोबिन से, है ना। और ऑक्सीजन कितना परसेंट? 97%। तो वाइफ को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा? 97%। और माँ को कितनी दे रहा? 20 से 25% बेचारी, है ना। तो चलो ये बात याद रखना। हो गया, समझ में आ गया। तो 7% कौन लेकर गया? प्लाज्मा। 20 to 25% कौन लेकर गया? हीमोग्लोबिन। अब बच्चों कितना परसेंट बचा? अब जितना भी परसेंट बचा हो वो सुनो बच्चों तुम, वो कौन लेकर जाता है? वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में जाता है। ओके विपिन, मैं देख लूंगी, डोंट वेरी बच्चा, मैं देख लूंगी, कोई इशू नहीं है। हम आपको फ्यूल करा देंगे इस वीक में, तुम चिंता नहीं करो। कितना परसेंट बचा रहे पागलों, जल्दी बताना। अप्रोक्स 70% बचा ना। चलो अब आओ तुम। अप्रोक्स 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज कैरीड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। लिख लेना, इज कैरीड इन द
कहीं नहीं मिलता इतना ज्ञान तुम लोगों को। 400 रुपए में जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना, 300-400 रुपए में हजारों लगते हैं इसके। जब मैंने कोचिंग की थी ना, कोटा गई थी बच्चा, इतना ज्ञान भी नहीं मिला था और 1.5-2 लाख रुपए फी भर दी थी मैंने। एलन से कोचिंग की थी, इतना भी नहीं ले पाई थी 8-10 महीने में। कैरिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, या एग्जाम में आए यहां पर बाई कार्बोनेट, या एग्जाम में आए यहां पर कार्बोनिक एसिड। सारे के सारे टिक कर देना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, अब सुनो बच्चों, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके द्वारा ले जाई जाती है हमारे बॉडी में? कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। या बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3। ठीक है, इनकी फॉर्म में। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? ये तो बात नहीं जमी मैम हमें। अब सुनो बच्चों कैसे, अब हम आपको बताएंगे कैसे। ठीक है, चलो बच्चों देखो, यहां पर आपके बॉडी में पानी है। आप सब जानते हैं हमारे बॉडी 70% किससे बना हुआ? पानी से बना हुआ है। तो बच्चों जब H2O CO2 से जुड़ता है तो क्या बनाएगा? H2CO3। और H2CO3 ही क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। ये कार्बोनिक एसिड आगे चलकर एंजाइम्स की हेल्प से अगेन टूट जाता है 2 आयन की फॉर्म में। H2CO3 किस में टूटेगा? तो आप बताएंगे बच्चा कि H प्लस और H प्लस और HCO3। देखो एक H, 2 H थे ना, एक H यहां आ गया और यहां पर CO3 के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। तो इसको बोलते हैं HCO3 क्या होता है? कार्बोनेट, कार्बोनेट। ओके, तो ये बात याद रखना। और फिर अगर यहां पर सोडियम जुड़ गया और एक ऑक्सीजन और आके जुड़ गया तो NaCO3 बन जाता है, बाई कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, चलो ये बात आप याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड या बाई कार्बोनेट या कार्बोनेट की फॉर्म में अप्रोक्स 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है। समझ में आ गई मेरी इतनी बात? इतनी बात समझ में आ गई मेरी? तो ऐसे हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यस दीपक, हमारे पेरेंट्स ही हमारे सब कुछ होते हैं बच्चों, बिल्कुल होते हैं हम। हाँ जी बताओ, समझ में आ गई ये बात? चलो आगे। तो ऑक्सीजन को किस किसने ट्रांसपोर्ट किया बताना जरा? ऑक्सीजन को प्लाज्मा ने एंड हेमोग्लोबिन ने। लेकिन हेमोग्लोबिन में किसने? आयरन ने। CO2 को 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 से ज्यादा क्वेश्चन आती है। CO2 से पहला प्लाज्मा के फॉर्म में भी होगी, 7% होगी। उसके बाद दूसरा हीमोग्लोबिन भी लेकर जाएगा। लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन? हीमोग्लोबिन में कौन लेकर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पेप्टाइड चेन या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मतलब अमीनो एसिड वाला पार्ट। ठीक है, और बाकी का 70% किस फॉर्म में जाता है? या तो कार्बोनिक एसिड होएगा आपके पास ऑप्शन में, या कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होगा। तो ये कार्बोनेट आयंस बन गए, ये कार्बोनिक एसिड है, ये आगे चलकर टूट जाता है। ठीक है, तो इसमें टूट जाता है। चलो समझ में आ गया? तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अब चलें आगे हम। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी से। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना % होता है? हाँ जी जल्दी बताओ। फिर हम आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज करवाते हैं, फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। जल्दी बताओ कि जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन का मतलब होता है बच्चों क्या? सांस बाहर छोड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 की मात्रा कितनी होती है? डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या डिसऑर्डर लिख लो बच्चों, डिसऑर्डर। ओहो ये वायर कहाँ गल गया। और मैं बता दूं आज YouTube पे 10 बजे मेरी क्लास है, आज आना पढ़ने स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चन करने। पढ़ा था ना प्रीवियस क्लास में स्केलेटल सिस्टम, उसके क्वेश्चंस करवाएंगे आज हम YouTube पे। डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि इस सिस्टम में कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं। श्वसन तंत्र की बीमारी, ओके सबने सही बताया। ओके चलो, श्वसन तंत्र की बीमारियां, कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं इस सिस्टम के। बस इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। अच्छे से नोट्स बना लेना। प्लांट का रेस्पिरेशन नहीं करवाया है, अभी बताएंगे ब्रोंकाइटिस क्या होता है। बीमारी तो अभी आई ना अग्रणी चौधरी,
अच्छा, लोब के बारे में बताएं। लोब में कुछ नहीं पढ़ना बच्चा, ये पढ़ना है कि लेफ्ट लंग में 2 लोब होती हैं और राइट में 3 होती हैं। हमारा जो बायां फेफड़ा होता है ना, ये लेफ्ट है, इसमें ऐसे 2 लोब होती हैं बच्चों, 1 और 2। और जो जो दायां होता है ना, उसमें 1 और 1 ऐसे 3 लोब होती हैं। बस ये पढ़ना है। सुनो बच्चों, कौन कौन सी यहाँ पर बीमारियां पढ़नी है आपको। एक बच्चे ने पूछा ना ब्रोंकाइटिस, अभी बताते हैं ब्रोंकाइटिस क्या होता है। चलो सबसे पहली आती है यूपनिया। एक बीमारी होती है EUPNEA, यूपनिया। हिंदी में भी इसको यूपनिया ही कहा जाता है, या यूपनिया भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो। इस बीमारी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। अगर आपने ये टर्म कभी सुना है कि नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे वो होता है यूपनिया। अगर ये एग्जाम में कभी पूछ लें कि जो यूपनिया होता है वो कौन से सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो इसको कहा जाता है जब आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल आ रहा है। ब्रीदिंग का मतलब क्या हो गया बच्चों? सांस लेना छोड़ना। और कितनी बार छोड़ते हो आप? 12 से 16 बार अप्रोक्स, कभी कभी 12 से 14, 12 से 15 लिखा हुआ आता है, तो ये देख लेना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये आपका। तो ये टर्म यूज में लिया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। अब अगली जो लिखूंगी वो इससे रिलेट करने वाली बीमारियां होती हैं। जब आपकी श्वसन दर सामान्य है, 12 से 16 बार आप ले रहे हैं, तो डॉक्टर बोलता है आपका बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है। कहने का मतलब यूपनिया आपका लेवल एकदम ठीक है, कि एकदम ठीक तरीके से आपके बॉडी में सांस जा रहा है। अब बच्चों एक दूसरा टर्म यहाँ पर क्या यूज होता है? अब यहाँ पर यूज होता है, यहाँ पर दूसरा होता है हाइपोपनिया। दूसरा टर्म यूज होता है हाइपोपनिया। हाइपोपनिया का मतलब होता है जब आपकी रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए, जब आप 1 मिनट में मतलब कम बार सांस लेना स्टार्ट कर दे। कहने का मतलब है आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो कम हो जाए, आप 1 मिनट में सिर्फ 7-8 बार ही सांस ले पा रहे हैं और आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो श्वसन की दर जब डिक्रीज हो जाए, कहने का मतलब है 1 मिनट में इंसान मतलब कितनी बार? लेस देन 12, आप लिख दो लेस देन 12, 12 से भी कम बार आप 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। तो भाई जितनी कम एयर आएगी उतना ही कम क्या जाएगा? ऑक्सीजन। तो इस बीमारी में हमारे टिश्यूज और हमारे सेल्स के पास किसकी कमी हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। संतोष कह रहे हैं मैम प्लूरा कहाँ होता है? संतोष क्या खाए हो आज ये बताओ, भांग खाई है क्या? प्लूरा प्रीवियस क्लास में बताया था, फेफड़ों की झिल्ली को प्लूरा बोलते हैं, 2 पार्ट में बटी हुई थी, विसरल एंड पैराइटल। आज भी रिपीट किया, ठीक है। चलो तो ये बात याद रखना कि जब आप 1 मिनट में आपकी सांसें होती है, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा जाता है, मतलब हाइपोपनिया हो गया उनको, ठीक है। चलो जैसे कोरोना के टाइम पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हाइपोपनिया हो जाता है। अब नेक्स्ट बीमारी लिखो यहाँ पर कौन सी? 3 नंबर पर। 3 नंबर पे होती है बच्चा हाइपरपीनिया। हाँ जी, तीसरा लिखेंगे हम, यहां पर बस हाइपर लगा दो, हाइपरपीनिया। हाइपरपीनिया जब आपकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाए, नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, जब आपकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाए, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाए, कहने का मतलब है एक बार में हाँ आप 20 से भी ज्यादा बार सांस लेने लग जाओ, 20 से भी ज्यादा बार ज्यादा सांस लेने लग जाओ, तो आप मुझे बताओ जब ज्यादा सांस लेंगे ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, ज्यादा ऑक्सीजन आएगा ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, और एक टाइम के बाद आपके बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है बच्चों, कमजोरी आ जाती है आपके शरीर में एक टाइम के बाद, एक लेवल होता है उसके बाद, ठीक है। तो याद रखना ये टर्म यूज में लिया जाता है कब? आपकी ब्रीदिंग रेट अब नॉर्मल हो जाए, और ब्रीदिंग रेट अब नॉर्मल का मतलब है जब आप ज़्यादा ले लें, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पर 2 नाम और यूज किए जाते हैं, एक होता है यहाँ पर हाइपोक्सिया, ये सब पूछी जाती हैं बीमारियां, हाइपोक्सिया हिंदी में सेम नाम है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन
टिश्यूज। ये भी अभी कोरोना की वजह से हो रहा है बीमारी, ठीक है। जब हमारे सेल्स और ऊतकों के पास किसकी कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो उसके लिए जो टर्म यूज में लिया जाता है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसको क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है, हाइपोक्सिया कहा जाता है, ठीक है, बता देंगे। अब एक टर्म और भी यूज होता है, अनोक्सिया। ये होता है हाइपोक्सिया, मतलब कमी है, ऑक्सीजन है लेकिन लेवल क्या है, कम है। अब बच्चों जो नेक्स्ट बीमारी का नाम लिख रही हूं ना, उसका होता है अनोक्सिया। अनोक्सिया का मतलब होता है नो ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ऑक्सीजन गया ही नहीं टिश्यूज के अंदर, मरने वाला आदमी। नो ऑक्सीजन इन टिश्यूज, ऊतकों के पास ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, मतलब इंसान अंतिम चरणों में चल रहा है अपने, तो उसको क्या बोलते हैं? अनोक्सिया। उसको क्या बोलते हैं? अनोक्सिया कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? यहां पर ऑक्सीजन है हाइपोक्सिया में, लेकिन लेवल कम है। लेकिन अनोक्सिया में ऑक्सीजन है ही नहीं, इंसान अंतिम चरणों में चल रहा है अपना। अब नेक्स्ट एक बच्चे ने जो लिखा था यहाँ पर, एम्फाइसेमा क्या होता है? एम्फीसेमा बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? ये ब्रोंकाइटिस वाली ही स्टेज होती है। तो नेक्स्ट लिखो यहाँ पर डिसऑर्डर नेक्स्ट कौन सा है? ओहो माइक भी ना, पंकज अलग अलग होता है बच्चा, अस्थमा अलग होता है। नेक्स्ट लिखो एम्फाइसेमा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों कि जो आपका, ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि ऐसे आपका क्या होता है, ट्रैकिया, ये आगे चलकर आपकी ब्रोंकाई बनती हैं, ये ब्रोंक्यूल बनती हैं। जब ये ब्रोंकाई और ये ब्रोंकाई और ब्रोंकिलस होती हैं आपकी, ये पतली हो जाती है, ये पाइप सिकुड़ जाती है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है ये बहुत छोटी हो जाती हैं। ये पाइप है, ये पाइप का साइज है, वैसे अंदर की साइड बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं इसकी मसल्स। मतलब जो आप एयर ले रहे हैं प्रॉपर, वो एयर प्रॉपर आपके फेफड़े के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो उस बीमारी को बोलते हैं एम्फाइसेमा। तो इसमें आप लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। और बच्चों ये बीमारी पैदा होती है किससे? स्मोकिंग करने से। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है स्मोकिंग। यहाँ पर स्मोकिंग से ना इसकी जो पाइप होती है ना, उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसको लिख लेना, स्मोकिंग से होती है ये बीमारी। सिगरेट, तंबाकू वगैरह ये सब सेवन करने से, हुक्का पीने से, सिगरेट पीने से, इन सब से होती है। और इसी को कहा जाता है ब्रोंकाइटिस। इसी का ही सेकेंडरी स्टेज होता है, उसको ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। जो चेन स्मोकर होते हैं ना, जैसे शाहरुख खान को है ये ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो स्मोकिंग की वजह से ये जो पाइप होती है ना आपकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, ये बच्चों क्या होती हैं, ये पतली हो जाती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है, सिकुड़ जाती है अंदर की साइड से, जिससे प्रॉपर फेफड़ों की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऐसे इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको किसी भी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, जिस दिन प्रॉपर अमाउंट में उसके ब्लड नहीं पहुँच पाया हार्ट के पास, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा अस्थमा। नेक्स्ट बीमारी लिखना अस्थमा। ये सारी बीमारियां पूछी जाती हैं, ऐसे ही नहीं नोट करवा रही मैं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अस्थमा। अरे भाई छोटा हो जा, कभी कभी ना डिजिटल बोर्ड मुझे बहुत परेशान करता है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखो अस्थमा। अब बच्चों अस्थमा, इसको बोलते हैं दमा रोग। ये जो अस्थमा होता है ना बच्चों, इसके दो रीजन होते हैं। अस्थमा काइंड ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या होता है, एलर्जी हो जाता है, एलर्जिक डिसऑर्डर माना गया है ये। मतलब अस्थमा कब हो सकता है, जब आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, लाइक डस्ट पार्टिकल से, लाइक पॉल्यूटेंट्स, धूल मिट्टी से। पॉल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक पदार्थ, लाइक और भी किसी चीज़ को, पेट्रोल डीजल से भी एलर्जी हो के उसको स्मेल खराब लेने से भी उसको हो जाता है, ठीक है। अरे होगी, वीडियोस की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी बच्चा, और क्वालिटी
क्वालिटी का ऑप्शन भी बहुत जल्दी आएगा वापस, ठीक है। चलो बच्चों, अब इसमें क्या होता है, ये एक टाइप का एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। किसी को धूल मिट्टी से भी अस्थमा हो जाता है, लेकिन किसी किसी को एलर्जी होती है एक फंगस से। एक फंजाई का नाम लिखो यहाँ पर, कवक। अस्थमा एक कवक के इन्फेक्शन से भी हो सकता है बच्चों। कौन सा कवक, तो देखना बच्चों यहाँ पर नाम होता है एस्फ्रीजीलस, एस्प्रीजीलस फ्यूमिगेटिस, फ्यूमिगेटिस। ये एक अस्थमा की प्रजाति है। ये अस्थमा कहाँ पर इन्फेक्शन करता है, ये आपका अस्थमा में कहाँ इन्फेक्शन करता है, ये कहाँ रहता है, ये फंजाई, ये कवक एयर में रहता है। आपने एयर ली, आपने हवा ली, हवा नाक से जाती है कहाँ, आपकी विंड पाइप में। तो ये क्या करता है एक्चुअली बच्चों, इसका काम, ऐसे आपकी विंड पाइप है, ये आपकी श्वास नली है, तो श्वास नली के अंदर की साइड ये अस्थमा ऐसे एयर के साथ आता है और यहाँ चिपकना स्टार्ट कर देता है ये फंजाई। ये कवक ऐसे चिपक जाता है ऐसे। तो अब मुझे बताओ, जब ये ऐसे चिपक जाएगा तो रास्ता ब्लॉक होगा किसका, ऑक्सीजन का। भाई एयर तो एयर में, तो हमें तो किससे मतलब है ना, हमें तो ऑक्सीजन से ही मतलब है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी ना कि ऑक्सीजन की ब्लॉकेज हो जाएगी, यहाँ पर इंसान को डिफिकल्टी होगी किसमें, सांस लेने में, है ना। फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर रखता है, वो क्या रखता है, इनहेलर रखता है। इनहेलर देखा है, वो छोटा सा सिलेंडर या पाइप। आजकल तो टैबलेट्स भी आने लग गई हैं। ओके, तो आप याद रखना बच्चों, आप याद रखना बच्चों क्या यहाँ पर कि अस्थमा, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स आते हैं, वो जम जाते हैं यहाँ पर धूल मिट्टी के कण, या एक कवक है एस्प्रीजिलस फ्यूमिगेटिस, ये आकर यहाँ पर ऐसे चिपक जाता है, तो ब्लॉकेज हो जाती है किसके रास्ते में, ऑक्सीजन के। तो बच्चों उसको सांस लेने में डिफिकल्टी पैदा होगी, तो डिफिकल्टी इन रेस्पायरेशन, ना प्रॉपर सांस ले पाएगा ना छोड़ पाएगा। तो उसके बॉडी में किसकी कमी रहती है, हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और धीरे धीरे जब इतना ज़्यादा खांसी आने लग जाती है, उसे इतना सांस लेने में दिक्कत होती है, तो जो ब्रोंकाई होती है ना, उन पे प्रेशर पड़ता है और ब्रोंकाई में कॉन्ट्रैक्शन भी पैदा हो जाता है। इन इंसानों के अस्थमा वालों में कॉन्ट्रैक्शन, ब्रोंकाई सिकुड़ने लग जाती हैं प्रेशर पड़ने की वजह से। प्रॉपर सांस नहीं आ पाता है, जोर जोर से सांस लेगा, ऐसे बार बार फेफड़ों पे प्रेशर क्रिएट करेगा, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बन जाता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई हैं वो सिकुड़ने लग जाती हैं। फिर एक दिन अटैक पड़ेगा, मर जाएगा इंसान। बोलते नहीं अस्थमा का अटैक पड़ा है, तो ये होता है बच्चों अस्थमा, ये होता है अस्थमा। अब नेक्स्ट लिखो न्यूमोनिया, जो कुत्तों और बच्चों को जल्दी हो जाता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया में क्या होता है बच्चों, न्यूमोनिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। देखो बैक्टीरियल, न्यूमोनिया ना एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया पानी वगैरह में या मॉइस्चर वाले एरिया में ज़्यादा रहता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। सबसे पहला तो जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब कौन से जीवाणु, तो यहाँ पर दो होते हैं, दोनों के नाम लिख लो। इनका जो आकार के आधार पर दो बैक्टीरिया बांटे गए हैं, लिखो जरा यहाँ पर कौन कौन से। पहला आता है डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। दूसरे आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो, आगे पढ़ाएंगे हम इन दोनों बैक्टीरिया को माइक्रोबायोलॉजी में, डिप्लोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। मेनली ये वाला ज़्यादा करता है ना। तो ये बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, ये बच्चों मेनली वाटर में, पानी में ज़्यादा रहते हैं। पानी में या नमी वाले एरिया में होता है ना, वहाँ ज़्यादा रहते हैं। जैसे एसी से निकलने वाले पानी में पाए जाते हैं ये। जैसे आपने कूलर की सफाई नहीं की बहुत दिनों से, कूलर के अंदर जो पानी है उसके अंदर पनप जाते हैं। या आपने घर में ऊपर टैंक की सफाई नहीं करी बहुत दिनों से, उसमें पनप जाते हैं। या आपने आपके घर में आरओ लगा हुआ है, उसकी सर्विस नहीं करवाई, उसमें पनप गई है बैक्टीरिया, और आपने ऐसा पानी वानी पी लिया, है ना। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये सीधा जाते हैं आपके फेफड़ों में, फेफड़ों में जाते हैं, और फेफड़ों से होते हुए बच्चा कहाँ जाते हैं, ये
एल्वेओली में, ये आपका एल्वेओली थे ना, इसके अंदर जाते हैं और इस एल्वेओली के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। इन कूपिकाओं के अंदर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं और ये जो कूपिका होती है इसमें खून का पानी बनने लग जाता है। भाई यहाँ पर खून होता है, आप ये बात तो जानते हैं सारे। और आपका जो खून है वो फ्लूइड के रूप में बन जाता है और आगे चलकर ये पस का फॉर्म ले लेता है। पस समझते हैं ना आप, पस पड़ जाएगा एकदम, ये एल्वेओली के अंदर पस पड़कर एकदम पूरी इन्फेक्शन हो जाएगा, गल जाएगी। ये बहुत गंदी बीमारी होती है, ये गल जाती है पूरी की पूरी। कौन? तो आप बताएंगे आपका कौन सा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बच्चा इसका मतलब यही होता है सांस लेने में, और बहुत दिनों से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जैसे आपका ट्यूबरकुलोसिस अग्रणी, इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निमोनिया के समय कहाँ पर इन्फेक्शन होता है? फेफड़ों में। लेकिन फेफड़ों में कहाँ होता है? एल्वेलाई में। पानी भर जाता है, पानी भरने से, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना पानी में पनपते हैं, और आपका खून के अंदर जो पानी होता है ना उसको पूरा सौंख लेते हैं, फ्लूइड सा बन जाता है उसका, और एंड में पस भरकर ये आपके फेफड़े गल जाते हैं। बहुत ही गंदी बीमारी है, ठीक है, बहुत ही गंदी बीमारी है। अस्थमा वाले लोगों के साथ खाना खा सकते हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, खा सकते हैं। चलो, तो ये आपका, ये नॉर्मली मतलब बच्चों का फेफड़े कमज़ोर होते हैं, या कुत्तों के फेफड़ों में जल्दी हो जाता है निमोनिया, उनको ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो आपके घरों में जो एसी से निकलने वाला पानी है उसकी सफाई करते रहो, या आप ना कूलर की सफाई करो, है ना, टैंक की सफाई करो, आरओ की सफाई करते रहो। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चों एक बीमारी और होती है, हे फीवर। नाम सुना है ना, हे फीवर। अब हिंदी वाले बच्चे सोचेंगे हे बुखार, नहीं, हिंदी में भी हे फीवर ही होता है। ये नेक्स्ट डिजीज़ है हे फीवर। क्या होता है? तो हे फीवर के अंदर क्या होता है बच्चों? तो सुनो मेरी बात, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी नाक होती है ना, नाक, नेजल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है। जो आपकी नाक की गुहा होती है जहाँ पर, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और यहाँ पर भी काइंड ऑफ आपका क्या होता है, आप बताओगे एलर्जी होता है। लेकिन ये एलर्जी किस किस से हो सकती है? यहाँ पर भी आपको एलर्जी होती है नेजल कैविटी के अंदर। ये किससे होती है? माइट से। माइट्स का मतलब समझते हो? छोटे कीड़े मकोड़े, एकदम छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आपकी नाक में चला गया, फिर बाहर आ गया, लेकिन अंदर इन्फेक्शन करके आ गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए। या पोलिन ग्रेन्स जाने से। आप पोलिन ग्रेन्स क्या होते हैं बच्चों? ये आप आगे पढ़ोगे, पेड़ पौधों के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं पराग कण। आपने फूल तोड़ा, उस फूल की खुशबू लेने के लिए नाक के पास लगाया, लेकिन उस फूल के ऊपर लगे हुए थे पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन आपकी नाक के अंदर चले गए और उन्होंने कर दिया इन्फेक्शन। एलर्जी हो जाएगी आपको। और जैसे ही एलर्जी होगी, या बताऊं किस किस से हो सकते हैं, आप कोई जानवर को हाथ चटा रहे हैं अपना, कुछ होता है ना, कुत्तों को हाथ चटाते हैं, कुछ गाय भैंस को हाथ चटाते हैं, फिर हाथ हैंड वॉश नहीं करते हैं, ऐसे नाक के पास ले जाते हैं, तो वो जो सलाइवा था पेट्स का मतलब जो भी आपके पालतू जानवर हैं आपके पास, है ना, सलाइवा, लार था, उससे भी हो सकता है इन्फेक्शन। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत तेज़ बुखार आएगी, बहुत दिनों तक फीवर रहेगा। इसके सिम्टम लिख लो, फीवर रहेगा और बुखार रहेगा, और साथ में आपको नाक से स्नीजिंग, छींक पर छींक आएंगी आपको, और आपकी नाक से पानी बहेगा। नाक से और आँखों से, दोनों जगह से, आँखों से आंसू आने लग जाते हैं, नाक से पानी बहने लग जाता है। और यहाँ पर क्या रहेगा, तो आप बताओगे लॉस ऑफ स्मेल। भाई ऑल्फैक्टरी सेंसेस बंद हो जाएंगे ना। पढ़ाया था ना कि नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी रीजन होता है जो ब्रेन तक सिग्नल भेजता है और जो आपको स्मेल बताता है, लेकिन यहाँ पर फिर स्मेल नहीं आएगी आपको खाने में, या कोई भी अच्छी खुशबू पहचान नहीं पाएंगे आप। तो ये एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन आता है, पोलन ग्रेन के इन्फेक्शन से कौन सा बुखार होता है? हे फीवर होता है। बहुत लंबे समय तक रहती है, 3-4 महीने तक बुखार रहता है ये। तो यहाँ पर नेजल, नाक की गुहा में, नाक की गुहा, नेजल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाता है। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। माइट्स का मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है। सलाइवा, उनका लार वगैरह, कोई आपने कुत्ते को हाथ चटाया, गाय भैंस को हाथ चटाया, उसके बाद आपने हैंड वॉश नहीं किया, तो उनके सलाइवा के पार्टिकल्स चले गए नाक में, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको हे फीवर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अब एक लास्ट लिख लो, ट्यूबरकुलोसिस। एक लास्ट लिख लो बीमारी, टीबी। टीबी को बोलते हैं हिंदी में क्षय रोग।
क्षय रोग, या इसका दूसरा नाम, फुल नेम क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस। और ये क्या होता है बच्चों, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक संक्रमित रोग है। टीबी वाले के पास बैठोगे तो आपको भी हो जाएगी टीबी, तो इसको बोलते हैं संक्रमित रोग। अगर वो छींक दिया, खांस दिया, ओ आपका काम हो गया, बस छींकते खांसते ही हो जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज होती है और संक्रामक रोग होती है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया से बच्चों, एक जीवाणु से होता है ये। कौन सा जीवाणु, एमटीबी बैक्टीरिया। फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म लिखो, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। हिंदी में कोई नाम नहीं है बच्चों, सेम नाम है, इसलिए अंग्रेजी में लिख दिया मैम ने, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। कहाँ रहता है ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया रहता है हवा के अंदर। अब भाई हवा चारों तरफ है ना, हवा चारों तरफ है। तो आपने ऐसी एयर ले ली जिस एयर में कौन सा बैक्टीरिया था, एमटीबी बैक्टीरिया। ये एयर जाएगी आपके फेफड़ों में और आपके फेफड़े क्या में जाकर इन्फेक्शन कौन कर देगा, एमटीबी। मेनली कहाँ करता है, प्लूरा में इन्फेक्शन करता है। प्लूरा क्या होती है, मेम्ब्रेन ऑफ लंग, फेफड़ों की झिल्ली। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे फेफड़ों की झिल्ली थी, बताया था। एक प्लूरा ये होती है, एक दोनों फेफड़ों को कवर करती है थोरेसिक कैविटी। तो ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे 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 जाकर इस प्लूरा के अंदर इन्फेक्शन करता है, इसको खाने लग जाता है या इसको पूरा इन्फेक्टेड कर देगा इसको। धीरे धीरे इंसान की प्लूरा गायब होने लग जाती है, फेफड़ों की झिल्ली। अब फेफड़ों का प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा और फेफड़े जो हैं उससे खून बाहर भी आ सकता है और पानी ज़्यादा अंदर भी जा सकता है फेफड़ों के। ऐसे बहुत सारी क्रोनिक, ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक और समझते हैं, जो लंबे समय तक चलती है बीमारी, लंबे समय तक रहती है, उसको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। इसका इलाज इजीली नहीं हो उसको क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पर फेफड़ों की झिल्ली संक्रमित हो जाती है, फिर खून ज़्यादा भर जाता है, इंसान खांसता है तो खांसी के साथ खून आ जाता है, ठीक है। फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं एकदम, और ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसीलिए हॉस्पिटल में टीबी वालों का रूम अलग से ही, उनका वार्ड अलग से बना हुआ होता है। तो अगर आप टीबी वाले इंसान के पास गए, उसने खांसा, खांसने में उसके क्या निकल आया, एमटीबी बैक्टीरिया, वो आपके एयरवेयर से, माउथ से आपके बॉडी में चला गया, आपको भी हो जाएगा। दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, ठीक है। अब इससे बचने के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है, एक टीका लगाया जाता है। कौन सा वैक्सीन, कौन सा टीका, BCG, ठीक है, बैसिलस कैलामेट ग्यूरिन, ये लिख ले। इससे बचने के लिए टीका लगाया जाता है जिसको बोलते हैं बैसिले कैलमेट ग्यूरिन। ये टीका लगाया जाता है, ये तो बचपन में लग जाता है सबको, ठीक है, ये टीका लग जाता है बचपन में ही। तो ये बात आप याद रखना कि टीबी इज़ ए कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इज़ ए क्रॉनिक डिजीज़। क्रॉनिक का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलती है, जो लंबे समय तक चलती है। हाँ जी, आप बताओ, इतनी सारी डिजीज़ आपको पढ़नी थी। अच्छा, 2-3 बीमारियां हो रहे हैं, वो बड़ी इजी से हैं, वो आप ऐसे ही कर देंगे। चलो अब देखो बच्चों, 2-3 बीमारियां क्या होती हैं। एक बीमारी आती है कि वाइट लंग कब होते हैं। आपका मैंने बताया है कि फेफड़ों का जो नेचुरल कलर होता है वो क्या होता है, पिंक कलर होता है, पढ़ाया है ना ये चीज़। लेकिन जो लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग कहाँ काम करते हैं, कॉटन, कपास
के इंडस्ट्री में, कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो लोग मास्क वास्क जब नहीं लगा के रखते हैं तो छोटा 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 कॉटन जो होता है वो उनके फेफड़ों में जाकर जम जाता है विंड पाइप से होता हुआ, जब सांस लेंगे तो, और इस कॉटन के पार्टिकल जाके जम जाते हैं और फेफड़ों का कलर कैसा हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक बीमारी आती है ब्लैक लंग, काले फेफड़ों का रोग। कहाँ की इंडस्ट्री में काम करने वालों को होता है। काले फेफड़े कब होते हैं? ऐसे वर्कर्स, ऐसे कर्मचारी जो कहाँ काम करते हैं, जो कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोल का मतलब होता है कोयला, या सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोग मास्क वास्क लगा के रखते हैं तो कोयले के या सीमेंट के पार्टिकल फेफड़े में जम जाते हैं और उससे क्या हो जाता है बच्चा, ब्लैक लंग हो जाते हैं, काले फेफड़ों का रोग हो जाता है। हाँ, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो, हाँ, इन सब में फेफड़ों में, यस, इन सब में भी फेफड़ों में बीमारियां होती हैं बच्चों। स्मोकिंग से कैसे होता है, एक बच्चे ने पूछा है, स्मोकिंग से क्या होता है। देखो बच्चों, स्मोकिंग से एक तो ब्रोंकाइटिस होता है, दूसरा जो आप स्मोकिंग करते हैं उस स्मोकिंग के अंदर टार होता है बच्चा, टार होता है। वो देखा है कभी आपने, मूवी देखने गए होंगे तो टाइफाइड को कहते हैं तिपैदिक, वो टाइफाइड होता है बच्चा, रघुवीर मीना। ठीक है, देखो आपने देखा है स्मोकिंग, वो दिखाते हैं ना, इतना टार आपको बीमार करने के लिए, काफ़ी बीमार करने के लिए काफ़ी है। सिगरेट है ना, नो टोबैको, टोबैको से होता है, तंबाकू से। तो वो टार, तंबाकू का जो टार होता है वो आपके फेफड़ों के अंदर जम जाता है और आपके फेफड़े प्राइमरी स्टेज पर भूरे रंग के हो जाते हैं, ब्राउन, क्योंकि वो टार ब्राउन सा कलर दे देता है, और आगे चलकर काले फेफड़े हो जाते हैं, एकदम टार जम के। देखे होंगे किसी के, देख लेना, है ना, या मूवी देखने जाओगे तो ऐड आता है तो वहाँ पर। ओके, तो ये स्मोकिंग से हो जाता है। स्मोकिंग से ब्रोंकाइटिस हो जाता है और सांस लेने में प्रॉपर दिक्कत हो सकती है, फेफड़ों में प्रेशर क्रिएट हो सकता है, फेफड़े भूरे हो सकते हैं, टार जम जाता है, फेफड़ों में पस भर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो स्मोकिंग से थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्रेन में थ्रोम्बोसिस, क्लोट बन सकता है। तो से नो टू स्मोकिंग, कभी भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये इतनी सारी। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है बच्चा, जो वर्किंग एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता है और जहां पर किसी भी कोई वर्कर को बीमारी होती है तो वो आपके भी हो सकती है, उसको ऑक्यूपेशनल डिजीज कहा जाता है। ये सारी डिजीजेस आप याद रख लेना। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश, खत्म। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लिम्फ के बारे में पढ़ाएंगे पंकज, रुक जाओ आप पेशेंस रखो। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, सब कुछ क्वेश्चंस। मैम क्या पीसीएस कवर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। पीसीएस के क्वेश्चंस बहुत बार बताती हूँ क्लास के बीच में, कैसे पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने सब बता दिया आपको। एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है। हेपेटाइटिस यहाँ नहीं होता है बच्चा, वो अलग पढ़ाएंगे, हेपेटाइटिस को वो अलग पढ़ाएंगे। अब कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगी? मैं या तो करूँगी एनिमल किंगडम या मैं मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी। मैम एक किडनी के ट्रांसप्लांटेशन में कितना पैसा लगता है? डिपेंड करता है कौन से हॉस्पिटल से करवा रहे हैं। कम से कम मिनिमम खर्चा आता है बच्चा 3 से 3.5 लाख रुपए, मिनिमम है, इतना तो आएगा ही आएगा। अच्छा, और चलो, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतनी ही थी आपकी क्लास, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, अब सुनो, हाँ एक बात, एक अनाउंसमेंट बता दूं, आज रात YouTube पे आ जाना आप लोग स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस करने। आपने तो पढ़ा है ना स्केलेटल सिस्टम, 10 से 11 या 10 से 11:30 बजे तक मेरी क्लास होगी YouTube पे, जिसमें स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे, वो आप लेके यहाँ पर आ जाना। ठीक है, टाइफाइड अलग होता है बच्चा, वो यहाँ नहीं होता है।
कफ क्यों बनता है? आप पूछ रहे हैं कि कफ क्यों बनता है? एलर्जी होने से, ठंडा पानी पीने से, इन सबसे कफ बन जाता है। बिल्कुल हो जाएगी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी। आप राजस्थान के रहने वाले हैं क्या? चलो, ये आपका कोई मूल विधि का चैप्टर स्टार्ट हो गया। हम नहीं पढ़ाते मूल विधि। आज की क्लास यहीं तक है। बाकी कल देखेंगे कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। वो कल की क्लास पे डिपेंड करेगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर। हाँ जी, इसके नोट्स बना लेना। बाकी नोट्स मैं तो अपलोड करवाई दूंगी और आप लोग भी बना लेना इसके नोट्स अच्छे से। अच्छा।